गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स की स्टडी की थी, अर्थात सांख्यिकी के कार्य एवं उसके महत्व का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस एंड नेचर ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी की सीमाओं एवं उसकी प्रकृति की। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी है, अर्थात लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो फर्स्ट है केवल संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण, गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा। देखिए स्टैटिक्स है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स से रिलेटेड है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। और जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स है वो स्टैटिक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स में हम एज, हाइट आदि का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इसे आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे हेल्थ सिचुएशंस है, इंटेलेक्चुअल लेवल है या पॉवर्टी है, उसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव फैक्ट है। इनका विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में सांख्यिकी का प्रयोग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सहायक नीति के रूप में यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का अनुमान परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो सिटीज की हेल्थ सिचुएशन का अगर हम कंपेरिजन करना चाहते हैं तो हम वहाँ की एवरेज जो डेथ रेट है उसके आधार पर कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व नहीं देती है, अर्थात स्टेट्स ग्रुप का जो डेटा है उससे रिलेटेड है, इंडिविजुअल डेटा की यहाँ स्टडी नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल एवरेज पर कैपिटा इनकम उस देश के निवासियों की आय के समंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर ज्ञात की जाती है। इससे अलग अलग व्यक्तियों जैसे भिखारी या करोड़पति की व्यक्तिगत आय का आभास नहीं मिल पाता। इसी प्रकार यदि हम औसत वस्त्र उपभोग की बात करें तो इससे हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों की कितनी कमी का अनुभव करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ओवरऑल जो पॉपुलेशन है जिसमें रिच पर्सन्स है, मिडिल क्लास फैमिली है और लोअर क्लास फैमिली है यानी गरीब लोग हैं, सब इंक्लूड होंगे। तो यहाँ एक्चुअल इंडिविजुअल की सिचुएशन क्या है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। सांख्यिकीय विवेचन द्वारा प्राप्त परिणामों को अंतिम रूप से सत्य तभी मानना चाहिए जब वह अन्य मेथड्स जैसे प्रयोग, अंतरावलोकन, निगमन आदि की सहायता से और अन्य प्रमाणों द्वारा भी पुष्ट हो जाए। इस तरीके से एक कमी और है इसकी कि सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं यदि उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 3 व्यापारिक संस्थाओं की बात करें या 3 कंपनीज की बात करें और उनके कुछ प्रीवियस ईयर्स के बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स को हम देख लें तो एवरेज रूप में अगर हम कंक्लूजन निकालें और कंक्लूजन में ये निकले कि तीनों ही जो कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट है वो लगभग समान है, तो इसके आधार पर यानी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके जो हमने कंक्लूजन निकाला उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि तीनों कंपनीज की सिचुएशन सेम है। लेकिन यदि हम डीपली उसकी स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो यानी वो कंपनी प्रोग्रेस कर रही हो, किसी कंपनी का प्रॉफिट घट रहा हो यानी वो अवनति की ओर हो। तो ये जो वास्तविक निष्कर्ष है वो हमें स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी के नियम केवल औसत रूप में व दीर्घकाल में ही सत्य। भौतिकी, रसायन विज्ञान व खगोल शास्त्र के नियमों की भांति सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते, ये केवल दीर्घकाल में औसत रूप से तथा समूहों पर ही खरे उतरते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो ऊपर से गिराई जाती है सदैव पृथ्वी की ओर आती है। ये नियम सदा के लिए और प्रत्येक परिस्थिति में ही सत्य है। इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र का ये नियम कि किसी व्यक्ति को यदि कोई मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो ही मलेरिया होगा, अदरवाइज मलेरिया नहीं हो सकता, ये भी पूर्ण रूप से सत्य है। किंतु यदि हम सांख्यिकी के नियमों की बात करें तो जैसे सांख्यिकी का प्रोबेबिलिटी थ्योरी है यानी प्रायिकता सिद्धांत है, उसके अनुसार यदि हम एक सिक्के को उछालें तो वह आधी बार हेड आएगा और आधी बार टेल आएगा, अर्थात हेड और टेल गिरने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होगी यानी 1/2 होगी। लेकिन ये तभी सत्य होगा जब सिक्का बहुत बार यानी काफी टाइम के लिए आप उछालेंगे। लेकिन यदि आप 10 बार ही सिक्के को उछालते हो तो संभावना है कि वो 4 बार हेड आए और 6 बार टेल आए। लेकिन यदि आप 10,000 टाइम्स यानी 10,000 बार सिक्का उछालते हो तब संभावना है कि हेड और टेल की आने की पॉसिबिलिटी लगभग 5,000 के इक्वल हो, अर्थात सांख्यिकी के नियम केवल दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न प्रकार के समंकों तथा विभिन्न तथ्यों से संबंधित समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। समंकों की आपस में तुलना करने के लिए उनका एक रूप व सजातीय होना आवश्यक है। अगर तथ्य यानी समंक एक रूप व सजातीय नहीं होंगे तो उनकी तुलना करना कठिन है। लास्ट है, सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही समंकों का उचित रूप से संकलन, विश्लेषण व निर्वचन किया जा सकता है जिन्हें सांख्यिकीय रीतियों तथा उनकी सीमाओं का विशेष ज्ञान हो। एक अयोग्य व अनभिज्ञ व्यक्ति समंकों का दुरुपयोग करके ठीक उसी प्रकार गलत परिणाम निकाल सकता है जिस प्रकार एक अयोग्य चिकित्सक के हाथ में दवा जहर बन सकती है। सांख्यिकी की इन सीमाओं के बावजूद भी हम सांख्यिकी के महत्व को नकार नहीं सकते। सांख्यिकी का काफी महत्व है। इस संदर्भ में हम H.G. वेल्स के इस कथन को देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने व लिखने की योग्यता, अर्थात सांख्यिकी का काफी महत्व है। हम देखेंगे सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। इसमें हम 2 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट है स्टैटिक्स एज ए साइंस यानी सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। सेकंड है स्टैटिक्स एज एन आर्ट, सांख्यिकी कला के रूप में। देखिए विज्ञान क्या होता है, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है। इसी प्रकार से सांख्यिकी भी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके अंतर्गत फर्स्टली हम स्टडी करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, देन सिस्टमेटिकली हम स्टडी करते हैं आगे एडवांस रूप डिस्पर्जन की, और देन स्क्यूनेस, कोरिलेशन। तो इस तरीके से सांख्यिकी में भी हम क्रमबद्ध स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो विज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक है वो यह है कि इसके विधियां और इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो सांख्यिकी में भी अनेक विधियां हैं जैसे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, और कई सर्वव्यापी नियम भी है जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सांख्यिकी नियमितता का नियम, महांक जड़ता का नियम आदि। इसी तरीके से जो विज्ञान है वो कारण व परिणाम के संबंधों का विश्लेषण करता है, और सांख्यिकी भी संख्यात्मक तथ्यों के संकलन द्वारा घटनाओं का वर्णन करता है और उनसे कारण परिणाम संबंध का विवेचन करता है। जो विज्ञान है उसमें पूर्वानुमान की क्षमता होती है। सांख्यिकी भी भूतकालीन तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर भावी परिवर्तियों का अनुमान लगाता है। विज्ञान एक निरंतर गतिशील सब्जेक्ट होता है। सांख्यिकी में भी सांख्यिकीय रीतियों में निरंतर शोध तथा सुधार होते रहते हैं, इसलिए सांख्यिकी भी निरंतर गतिशील है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट, अर्थात सांख्यिकी कला के रूप में। कला उन क्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। कला के रूप में सांख्यिकी हमें ये बताती है कि कार्य कैसे करें तथा कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग क्या है।
फॉर एग्जाम्पल, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत एवरेज ज्ञात करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के अगेन क्लासिफिकेशन में है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम अपनी डेटा और अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कला की साधना में विशेष चतुराई, आत्मसंयम तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करने के लिए भी विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता है, अन्यथा भ्रमात्मक व पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी में विज्ञान तथा कला दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि सांख्यिकी की सीमाएं अर्थात उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, सांख्यिकी के नेचर अर्थात उसकी प्रकृति की स्टडी भी हमने इस वीडियो में की, और हमने देखा कि सांख्यिकी साइंस और आर्ट अर्थात विज्ञान एवं कला दोनों ही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।